हाँ जी, तो नमस्कार भी सभी को। कैसे हो सारे? उम्मीद करूंगा सब बढ़िया हो गए, स्वस्थ हो गए, मस्त हो गए, अच्छे से चल रही है आप सभी की तैयार। तो जैसा कि मैंने आप सभी से प्रॉमिस किया ही हुआ है कि जैसे कोई वैकेंसी आएगी या कुछ नई अपडेट होगी आप सभी को बताने के लिए, तो उसको मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो आज की जो अपडेट रहने वाली है वो मेरा खुद का ही एक्सपीरियंस है। चलिए करते हैं शुरू। एक्सपीरियंस किस चीज का है? एनटीपीसी ट्वेल्थ बेस्ड एग्जाम जो हुआ था या जो चल रहे हैं उसके बारे में थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं। क्या हुआ एग्जाम में, क्या कुछ बातें थी, क्या कुछ हुआ, सारी बातें। चलो करते हैं शुरू। तो सबसे पहले तो जिनका एग्जाम हो गया है वो अपने कमेंट सेक्शन में डालें। हमारे चैनल से जिन्होंने पढ़ा है वो भी चीजों को कमेंट सेक्शन में डालें, अपना एक्सपीरियंस कमेंट सेक्शन में शेयर करें इस वीडियो को देखकर। और कोई चीज नहीं आपको लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, अच्छी लगी है तो भी, और अगर अच्छी नहीं लगी तो भी। उसके बाद में मैंने आपको बता दिया थी ट्रैवल के लिए कि आपको ट्रैवल कैसे करना है। तो उसमें एक बात रह गई, जो फ्री ट्रैवल की सुविधा थी, रेलवे जो अपना फ्री ट्रैवल को सुविधा कराता है वो सिर्फ एससी एसटी कैंडिडेट और पीएच कैंडिडेट को करवाता है। ठीक है, कि एससी एसटी और पीएच कैंडिडेट को उपलब्ध करवाता है। तो वो आपको थोड़ा ध्यान में रखना था, वो मेरा दिमाग से निकल गई, इसके लिए क्षमा चाहता हूं। उसके बाद में कुछ बच्चे पहली बार एग्जाम देने गए थे। अब जो जो चीजें मैंने एक दो बच्चों से पूछा है और जिन्होंने फेस की वो सारी चीजें मैं इससे शेयर करूंगा। कुछ बच्चों से मैंने बात की जो पहली बार एग्जाम दे रहे, उनके मन में हेडिटेशन थी कि सर हम टिकट करवाएंगे। उन्होंने टिकट करवाई भी थी रेलवे स्टेशन से जहां से वो चढ़े थे, ठीक है, अप डाउन दोनों की। क्योंकि उनको लग रहा था कि सभी टिकट करवा रहे तो हम भी करवा लें। तो जो आपका एडमिट कार्ड आया था उससे पहले आपकी एग्जाम सिटी आई थी, तो उस पर मेंशन किया हुआ है, ठीक है, उस पर मेंशन किया हुआ है कि आपको रेलवे ट्रैवल फ्री है। तो आप रेलवे स्टेशन पर जाकर पहले टिकट करवा लीजिए, आपको परेशान होने की जरूरत ही नहीं है, वहां से इंफॉर्मेशन लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। प्रेशर मत लिया करो कोई भी चीज का कि हमें चीजें नहीं पता है। मेरे को भी पहले ये नहीं पता थी, अब पता लगी है क्योंकि चीजों का सामना किया है। दूसरी बात, आप एग्जाम देने जाते हो, किसी भी नए शहर में जाते हो, खास करके लड़कियों को तो क्या होता है उसके पेरेंट्स या उसके ब्रदर्स साथ में जाते हैं, लड़कों के साथ में बहुत रेयर केस है कि कोई जाता है, मोस्टली लड़के अकेले जाते हैं। उनको डर लगता है कि मैं पहली बार जा रहा हूं। देखो, एक चीज तो आप एग्जाम देने जाना हो, जो मैंने फील किया वो सभी चीजें मैं आपको बता रहा हूं। क्या करना होता है, आप किसी भी नए शहर में गए, पहले तो दिमाग से ये निकाल दो कि मैं अकेला आया हूं। सबसे पहले तो ये दिमाग से निकाल दो। दूसरी बात ये निकाल दो कि मुझे कुछ भी नहीं पता, ये भी निकाल दो दिमाग से। आपके पास फोन है, सारा कुछ है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या करो, रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड जहां भी आप उतरे हो वहां से पहले कुछ मत करो। अगर आप पहली बार गए हो तो एक दिन पहले चले जाओ, या कम से कम 5 या 6 घंटे पहले पहुंचो। अगर आप अकेले जा रहे हो पहली बार जा रहे हो तो कम से कम 5 6 घंटे या एक दिन पहले जाइए। अगर आप रेगुलर नहीं जाते फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो आपको सारी चीजों को पता है, आप मैनेज कर लोगे। ठीक है, पहली बार जो बच्चे जा रहे हैं उनके लिए कुछ नहीं करना। बस स्टैंड या रेलवे स्टेशन पे आप उतरो, वहां पर चाय की शॉप होगी, कोई ना कोई चाय की शॉप होगी, उसको जाके बोलिए कि एक बढ़िया सी चाय बना दो। वो जब चाय बना रहा है तब आप उसके पास खड़े हो जाओ, ठीक है, उससे बातें करो। क्या बातें करो कि सर यहाँ से वो सेंटर कितनी दूर है, उसको नॉर्मली एक अच्छे तरीके से बात करो, वो आपको बताएगा। क्योंकि डायरेक्ट जाके पूछोगे ना, अजनबी शहर में कोई बताता नहीं है एक प्रकार से, अगर बताते तो वो रूडली बिहेव करते हैं। आप उससे चाय पीजिए, चाय के साथ बिस्कुट वगैरह भी ले लीजिए, ठीक है, उससे पूछिए कि सर मुझे सेंटर जाना कैसे है, वो आपको नॉर्मली बताएगा। यहाँ से कितनी दूर है, कितने पैसे लगेंगे, कम पैसे कैसे लगेंगे, या आसानी से कैसे जाएंगे, ये सारी बातें आप उससे पूछ लो, वो आपको बता देगा। फिर आपको रुकना है कहीं तो आप उससे पूछ लो कि धर्मशाला या होटल नजदीक सस्ता, ये चीजें कहाँ मिलेंगी, वो सारी की सारी बातें आप उससे इंफॉर्मेशन इकट्ठी करो। उसके बाद में वहां से चाय पी के निकलो तो उसको बोलो थैंक यू सर आपने इतनी जानकारी दी, वो आपको कोई मतलब आपको पॉजिटिविटी देगा। ठीक है, उसके बाद में आप सेंटर चले जाइए आराम से। अपने सेंटर में आपको लेके क्या क्या जाना है, तो एक तो अपना रोल नंबर, उसके बाद में आधार कार्ड या आपका कोई भी पहचान पत्र, कम से कम 3 फोटो ये आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, और अब जो पीएच कैंडिडेट हैं वो अपना यूडीआईडी कार्ड और जो सर्टिफिकेट है वो भी, ठीक है, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों वाले, ये भी लेके जाइए। एग्जाम में ये चीज आपको लेके जानी है, मेटल की चीजें मत पहन के जाना, लोअर टी शर्ट, सिंपल लोअर टी शर्ट में जाना, कोई दिक्कत नहीं। एनटीपीसी के एग्जाम हो रहे हैं 3 पारी में। कितनी पारी में? 3 शिफ्ट में आपके एग्जाम हो रहे हैं, ठीक है। तो लगभग एग्जाम होता है 3 पारी 3 शिफ्ट, 3 शिफ्ट में आपके एग्जाम हो रहे हैं, और एक शिफ्ट 90 मिनट की है। कितने मिनट की?
90 मिनट की है और आपके 100 क्वेश्चन आ रहे हैं उसमें। कितने क्वेश्चन? 100। ये 100 क्वेश्चन मैथ, जीएस, जीके जीएस और रीजनिंग, इन तीनों का ही है। ठीक है। अब मैथ में भी लगभग मिक्स क्वेश्चन है। जो रेलवे एनटीपीसी ग्रेजुएशन हुआ था उसमें क्वेश्चन क्या था? मिक्सअप थे। इसमें नहीं है, इसमें सेक्शनल है। मैथ के अलग क्वेश्चन है, जीके के अलग है, रीजनिंग के अलग है। ये आपको थोड़ा सा फायदेमंद है। पहले आपकी मैथ खुलेगी, फिर आपका जीके खुलेगा, फिर आपकी रीजनिंग खुलेगी। ठीक है। क्वेश्चन के लेवल धीरे धीरे बढ़ाए जा रहे हैं, तो यहां पर मैं नहीं बता सकता किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, क्योंकि काफी लेंथी हो जाएगी वीडियो, है ना। तो आपको पता ही है मैथमेटिक्स में क्या आते हैं। तो सभी सिंपल, जैसे सिंप्लीफिकेशन के 2-3 क्वेश्चन आए थे, प्रॉफिट लॉस के 2-3 क्वेश्चन आए थे, ट्रिग्नोमेट्री के आए थे, और उसके बाद में मुझे अभी फिलहाल और ध्यान में नहीं है। और इसके रीजनिंग में मुझे दो, जैसे ब्लड रिलेशन के 2 क्वेश्चन आए थे, कोडिंग डी कोडिंग के 3-4 क्वेश्चन आए थे, फिर 2 पजल आई थी, 3 सिटिंग अरेंजमेंट आई थी, और इसके बाद में आपका जो नंबर सीरीज है वहां से भी क्वेश्चन आए थे, मिसिंग नंबर से क्वेश्चन आए थे, और इसके अलावा फिलहाल मुझे इतने ध्यान है। लमसम क्वेश्चन आए थे और अच्छे टॉपिक से क्वेश्चन थे भाई, अच्छे टॉपिक से क्वेश्चन थे। और कुछ ये इससे संबंध रखता है, ये इससे संबंध रखता है, तो इसका एक अलग छांटने वाला आया था। मतलब अच्छे क्वेश्चन थे, लेवल के क्वेश्चन थे, तो आप वो कर सकते हो। हाँ, पेपर थोड़ा सा मतलब ऐसे नहीं है टफ था, लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेटिव था पेपर, तो आप ये भी कर सकते हो। चलिए, ये आपका पेपर की हल्की फुल्की बातें होगी। अब उसके बाद में आप जैसे आप एंट्री लेते हो पेपर में, ये मैंने आपको बता दिया। एंट्री लो आराम से, बायोमेट्रिक होगी, और बायोमेट्रिक में आपका मतलब कोई ज्यादा परेशानी वाली बात नहीं, आराम से हो जाती है। और उसके बाद में आपको आधा घंटा, मतलब पेपर से आधा या 1 घंटा पहले आपको हॉल के अंदर बिठा लिया जाता है, जो आपकी लैब होती है। ऑनलाइन एग्जाम होता है, ये भी मैंने आपको बता दिया था। और हाँ, अब बात करते हैं स्पेशल कैटेगरी के बच्चों का, पीएच कैटेगरी की, क्योंकि मैंने खुद बताया, क्योंकि ये चीजें मैंने खुद ऑब्जर्व की है ना। चलिए, अब इस पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। पीएच कैंडिडेट के लिए क्या नए दिशा निर्देश है एनटीपीसी के। चलो, इस पर थोड़ा सा ध्यान दो। पीएच कैंडिडेट, इसको बोलते हैं फिजिकल हैंडीकैप, आपको पता ही है। जिसका 40% का सर्टिफिकेट है, तो वो इसके लिए एलिजिबल है। आपके लिए जो एग्जाम का टाइम होगा वो 90+30 होगा भाई, 90+30। 90 मिनट तो आपको मिल ही रही हैं, लेकिन 30 मिनट आपको एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है। एक्स्ट्रा टाइम आपको मिलेगा 30 मिनट, यानी कि 1 घंटे पर आपको कितना मिलता है? 1 घंटे पर आपको 20 मिनट टाइम मिलता है एक्स्ट्रा, हर एग्जाम में। अपने एनटीपीसी की मेन बात करेंगे। अब जो बच्चे स्क्राइब ले जाते हैं, जो बच्चे स्क्राइब लेके जाते हैं, जैसे बीएलबी और एलबी वाले बच्चे लेके जाते हैं, और जिसके हाथ सही नहीं होते वो लेके जाते हैं। तो पहले स्क्राइब का क्या सीन होता था कि क्वालिफिकेशन कम होनी चाहिए, लेकिन अब ट्रेंड चेंज कर दिया उन्होंने। अब स्क्राइब ले जाने के 2 सिस्टम है। देखो, वो चीज मैं आपको बताता हूं क्या सीन है। एक तो स्वयं लेके जाओ, और एक विभाग। चलो मैं बोर्ड लिख देता हूं यहां पे, रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड, RRB। ठीक है। एक केस हुआ था ऐसा, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। जब आप फॉर्म भरोगे, अब एनटीपीसी 12th बेस पे है, यानी कि आपकी क्या होनी चाहिए? 12th पास आउट होगी, तभी आप फॉर्म भरा पाओगे। यही सीन है। हाँ जी सर, यही है। अब क्या करना है, जैसे ही आपको वो पूछेगा फॉर्म भरोगे, तो आपसे पूछा भी होगा कि आपको स्क्राइब की आप पीएच कैंडिडेट हो, आप करोगे यस। वो पूछेगा आपको एक्स्ट्रा टाइम चाहिए, आप करोगे यस। वो पूछेगा आपको स्क्राइब चाहिए, आप करोगे यस। स्क्राइब के लिए, हेल्पर के लिए यस करोगे। अब आपको 2 ऑप्शन देगा, कौन कौन से? भी आप ऑन स्क्राइब हो, यानी कि स्वयं लेके आओगे, या आपको बोर्ड द्वारा चाहिए, बोर्ड द्वारा चाहिए। तो अब जो बच्चे करते हैं कि स्वयं लेके आएंगे, स्वयं लेके आएंगे, तो आपकी क्या है? 12th पास आउट। अब जैसे मेरी ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन है, नेट है, सारी चीजें मेरी है, लेकिन मैंने अप्लाई किया 12th बेस पे, तो अब मेरा स्क्राइब जरूरी नहीं है कि मेरे से कम क्वालिफिकेशन का हो। ऐसे नहीं है भाई, मेरी पोस्ट ग्रेजुएशन है तो उसने ग्रेजुएशन की हुई है, मैं यहां पर ग्रेजुएशन लगा देता हूं, पीजी लगा देता हूं, और क्योंकि मेरी क्वालिफिकेशन तो कम है। नहीं, ऐसा नहीं होगा। वो बंदा क्या होना चाहिए? या तो 12th में पढ़ रहा हो, या तो 12th क्लास में पढ़ रहा हो, या 11th पास हो, बस।
बंदे की ग्रेजुएशन से लेना देना ही नहीं होना चाहिए अगर आप अनसब्सक्राइब करते हो। अब एक कैंडिडेट ने क्या किया, उसने एनटीपीसी 12th बेस का फॉर्म था, वहां पर आया था ऐसा कैंडिडेट, उसने क्या किया, स्क्राइब के लिए ग्रेजुएशन बंदे स्क्राइब अपने साथ स्क्राइब के लिए, क्योंकि जब आप फॉर्म भरते हो तो स्क्राइब का भी डाटा साथ ही फिल किया जाता है। जब आप फॉर्म भरते हो आप स्वयं का स्क्राइब लेके जाते हो तो आपको पहले उसको पूरा प्रोफॉर्मा भरना पड़ता है। जैसे आप अपना फॉर्म भरते हो तो सेम टू सेम स्क्राइब का भी साथ के साथ भरना पड़ेगा, उसकी फोटो, उसके सिग्नेचर, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, ये वो सारा। तो उसने क्या किया, पीजी की हुई थी और उसने डाटा फिल कर दिया सारा का सारा, इसकी ग्रेजुएशन है, और बोर्ड ने उठा भी लिया, साइट ने ये डाटा उठा भी लिया। फॉर्म के अंदर जब रोल नंबर आया तो उस बंदे का स्क्राइब का भी सारा डाटा साथ में आ गया। अब वो बंदा स्क्राइब को लेके चला गया, लेकिन जहां एग्जाम हॉल पर रेलवे के अधिकारी होते हैं उन्होंने उस स्क्राइब को एंट्री नहीं दी, एंट्री नहीं दी। कहा कि बंदा 12th बेस का एग्जाम है तो बंदा 12th में पढ़ता होना चाहिए, ग्रेजुएशन अभी नहीं चाहिए उसको, उस बंदे को एंट्री नहीं दी। तो आपको ये गलती नहीं करनी, यानी कि आप अगर ऑन स्क्राइब करते हो तो आपको देखना है कि वैकेंसी की क्वालिफिकेशन क्या है, मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है। अब जैसे ग्रुप डी 10th पे आती है, एनटीपीसी 12th है, ग्रेजुएशन है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि वैकेंसी किस बेस पे है। अगर वैकेंसी 10th को है तो आपको नौवीं का स्क्राइब, 12th का है तो 11th का, और पोस्ट ग्रेजुएशन पोस्ट या यूजी का है यानी कि ग्रेजुएशन का है तो आपको उससे कम क्वालिफिकेशन यूजी आप अपेयरिंग लगा सकते हो। ठीक है भाई, बंदे की ग्रेजुएशन चल रही है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन है, अब पहली कंडीशन टर्म्स है, दूसरी तो यही होगी ना कि बंदे का ये फॉर्म नहीं भरा होना चाहिए। अब 12th पास आउट नहीं है, फॉर्म कहां से भरेगा, क्लियर। उसके बाद में बंदे का क्या होना चाहिए, आपसे एज भी कम होनी चाहिए। अब आप कहोगे सर एज का क्या सीन है, अब देखो होने को तो कुछ भी नहीं हो सकता और होने को बहुत कुछ हो सकता है, ये चीज भी है। देखो कैसे, अब आप करोगे क्या, अब जैसे आपका स्क्राइब है, आपने स्वयं का किया, आपका स्क्राइब है, 12th बेस की वैकेंसी है, आपने जो स्क्राइब का डाटा फिल किया है वो बंदा पोस्ट ग्रेजुएशन है और आपने डिपार्टमेंट को बता दिया कि ये बंदा 10th पास है, क्या है ये 10th पास है, इन्होंने 12th के बाद में पढ़ाई ही नहीं की, ये आपने उसके अंदर डाटा फिल कर दिया तो वो उठा लेगा, आप स्क्राइब के लिए भी एलिजिबल हो जाओगे, स्क्राइब को शायद एंट्री भी मिल जाए, एग्जाम भी आपका हो जाए। लेकिन कहीं ना कहीं क्या होगा, जब इस स्क्राइब का डाटा चेक किया जाएगा, आधार कार्ड क्योंकि लगेगा, उसकी बायोमेट्रिक होगी, सारा डाटा उसका होगा, आप जितना काम आपका होगा ना उतना आपके स्क्राइब का भी होगा, तो वहां पर कहीं ना कहीं इस बंदे की क्वालिफिकेशन यहां पर ऐड हो जाएगी, क्योंकि वो इस चीज आपने जो डाटा फिल किया है रेलवे उसको क्रॉस वेरीफाई करता है, ये नहीं है कि वो सीधा ही नहीं, अब पहले नहीं शायद करते थे या नहीं करते थे मैंने नहीं पता, लेकिन अब उसको वो क्रॉस वेरीफाई करते हैं कि हाँ ये बंदा जेन्युइन उसकी 10वीं ही पास है या इसने और कुछ भी कर रखा है, वो उसको क्रॉस वेरीफाई करते हैं। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो आप इस स्क्राइब को लेके जाओगे, तो आप जो स्क्राइब लेके जाओगे उसकी क्वालिफिकेशन आपसे वैकेंसी से भी कम होनी चाहिए, आपकी क्वालिफिकेशन तो कम में होगी, आपसे तो कम होगी, जो वैकेंसी की क्वालिफिकेशन है उससे भी उसकी क्वालिफिकेशन कम होनी चाहिए ऑन स्क्राइब। उसके बाद में आप उसको लेके जाओगे, वो सारी चीजें, उसके बाद में क्या करना है वो भी आपको ध्यान में रखना है। अब आप स्क्राइब ले गए, आपका एग्जाम शुरू हो गया, तो अब आपने वहां पर आपको मेंशन करना होगा कि मुझे स्क्राइब किस चीज के लिए चाहिए, मुझे स्क्राइब किस चीज के चाहिए। अब जैसे किसके हाथ नहीं है, यानी कि वो हाथों से लिख नहीं सकता, तो वहां पर आपको लिखना होगा कि मुझे लिखने के लिए चाहिए, मेंशन करना होगा कि मुझे लिखने के लिए राइटर चाहिए मुझे। तो अब वो बंदा आपका, जो आप बोलोगे कि वो आपके सामने प्रश्न पढ़ेगा या आप प्रश्न पढ़ोगे भी हाँ ये ए बी का भाई है, बी ए का सी है, आप पढ़ोगे, वो सुनेगा साथ में, तो साथ में आप कहोगे कि ए बी को भाई बनाओ, बी सी को बहन बनाओ, जैसे आप क्वेश्चन पढ़ोगे, या वो पूछ लेगा आपसे कोई प्रश्न कि जो भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो अब उसको चाहे पता है चाहे नहीं है स्क्राइब को, लेकिन आप उसको जो आंसर बताओगे वो उसको वही टिक करना होगा। क्यों सर, हमें कौन सा देख रहा है कोई, बिल्कुल देख रहे हैं, आपके ऊपर रेलवे के अधिकारी खड़े होंगे, जब पर आप एग्जाम देने बैठे हो, ये आपका मान लीजिए कंप्यूटर है, ये इधर आप बैठे हो, इधर आपका स्क्राइब बैठा है, ठीक है, तो पीछे भी रेलवे के अधिकारी खड़े हैं, वो देख रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं। अगर थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ, आपने कुछ करने का प्रयास किया, तो आपका एग्जाम डायरेक्ट
कैंसिल, और आपको आरआरबी से बाहर। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। अब किसी बंदे को दिखाई नहीं दे रहा, मतलब कम दिखाई दे रहा है, तो उसको लिखने के लिए भी चाहिए और पढ़ने के लिए भी चाहिए, तो वो सिर्फ सुनकर आंसर देगा। अब जैसे पहले उसको स्क्राइब है वो पढ़ के सुनाएगा भी हाँ क्वेश्चन ये पूछ रहा है, फिर वो दिमाग से बताएगा भी हाँ आप ऐसे करो ऐसे करो, इसका आंसर ये होगा। वो लिखने और पढ़ने का दोनों का काम करेगा। अब कुछ बंदे ऐसे होते हैं जिनको सिर्फ लिखना तो आता है लेकिन पढ़ना, मतलब लिख तो वो सकते हैं लेकिन पढ़ नहीं सकते। वो जैसे पढ़ के बताएगा और पढ़ के बता देगा भी हाँ ये प्रश्न है, वो सुनेगा और साथ के साथ लिखता, अपना क्वालिफिकेशन, अपनी जो कैलकुलेशन है, अपने सवाल है वो करता रहेगा। उसको बोलेगा इसका ये कर दो, इसका बी कर दो, इसका सी कर दो, इसका डी कर दो। वो आपका स्क्राइब होगा, वो उसमें फिल करता रहेगा। ये तो है आपके स्वयं के ले जाने का स्क्राइब। अब अगर आपने बोर्ड दिया, अब आप किसी को लेके जाओगे तो उसका खर्चा भी लगेगा, रहने सहने का सारा आपका लगेगा ना। तो आप, मेरा मानना ये कहता है आप ईमानदारी से अपनी तैयारी कीजिए और आप स्क्राइब को सिर्फ बोर्ड को बोल दीजिए कि मुझे आरआरबी द्वारा स्क्राइब चाहिए, मुझे बोर्ड प्रोवाइड करवाएगा। अब बोर्ड आपको चाहे, अब जैसे ये वैकेंसी 12th बेस की है, अब बोर्ड चाहे आपको पीजी वाला बंदा दे, यूजी वाला दे, 10th वाला दे, 12th वाला दे, कोई मर्जी दे, ये डिपार्टमेंट की टेंशन आपकी नहीं, आपको कुछ नहीं करना, सारा डिपार्टमेंट रेलवे खुद करेगा। ठीक है। अब वो बंदा आपको सिर्फ क्वेश्चन पढ़ के सुनाएगा और आपको ईमानदारी से अपने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ना आपका खर्चा लगेगा, ना कोई झंझट, ना कुछ और, सारा उसी का ही आरामदारी से। अगर आपसे को उससे कुछ प्रॉब्लम हो रही है, आपको उसका पढ़ा हुआ समझ में नहीं आ रहा, तो आप उसको बोल भी सकते हो भी सही से पढ़ो, मुझे समझ नहीं आ रहा, दोबारा पढ़ो, 3 बार पढ़ो, वो चीजें होगी। यहाँ पर देखो 2 बंदे खड़े थे, यहाँ पर भी कोई खड़ा भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो खुद रेलवे उस चीज की खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रही है। अब मान लीजिए, अब ये बंदे ने मान लीजिए ग्रेजुएशन की है या पोस्ट ग्रेजुएशन की है, लेकिन रेलवे इस चीज को मानता है कि ये हम दे रहे हैं, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर कुछ भी होता है तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये चीज मेरे साथ खुद हुई है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। अब मुझे स्क्राइब की जरूरत पड़ती है, बिल्कुल पड़ती है। ठीक है, क्योंकि मुझे छोटे फोन है वो दिखाई नहीं देते, मैं बीएलवी कैटेगरी से हूँ, वो सारी मैंने आपको बातें बता दी है। मुझे लगा कि नहीं बतानी पड़ेगी, लेकिन एक बार जब बता दी तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, बता देते हैं, उसमें कोई वो मुझे गिल्टी फील नहीं है कि मैं ऐसा हूँ वैसा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत से लोग देख रहे होंगे कि हाँ ये तो ऐसे, ये वैसे, कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो आप इस चीजों को, मैं गुजरा हूँ स्टेज से, तो आप इस चीजों में आपको नहीं उलझना होगा। हाँ, अब मैं आपको 2-3 डाउट्स क्लियर करता हूँ। जैसे पीएच कैंडिडेट हैं, उनके ना अनदर जो लोग होते हैं, उनको एक थिंकिंग होती है कि ये बंदे जल्दी नौकरी लगते हैं, जल्दी नौकरी लगते हैं। तो जो भी इस वीडियो की ये थिंकिंग रखता है, तो वो इस थिंकिंग को अपने माइंड से निकाल दो, निकाल दो। कुछ बोलते हैं कि हम फर्जी सर्टिफिकेट बनवा के लग जाते हैं, निकाल दो। अब इसका कोई फायदा नहीं है। क्यों नहीं है? देखो, इसका मैं आपको अगर आप इसका एनालिसिस करोगे ना तो देखना, क्योंकि पीएच कैंडिडेट की जो सीटें आती है वो सिर्फ रिजर्व सीटें होती हैं। कोई वो नहीं है कि आप किसी और की सीट, आप उसी सीट पर रहोगे, आपकी सीट पर कोई नहीं आएगा। ठीक है, आप किसी सीट पे नहीं जाओगे। दूसरा, कुछ वैकेंसीज होंगी जिसमें पीएच कैंडिडेट बेचारे अप्लाई नहीं कर पाते, जैसे एएलपी हो गया, एएलपी में नहीं जा सकते, बेल्ट की जॉब में नहीं जा सकते, जिसमें फिजिकल लगता होगा उसमें नहीं जा सकते, तो वो कुछ सीमित एरिया में रहते हैं, तो वहां पर कंपटीशन बढ़ता है। असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी मेरा वेटिंग चल रहा है ना, ऑल राजस्थान में एक सीट पर वेटिंग है मेरा, ओनली पूरे राजस्थान में एक ही सीट थी, उस पर एक फाइनल में है और मेरा रिजर्व में है। टोटल लगभग 1900 पोस्टें थी, हाँ 1900 थी, हाँ 1900 ही थी, लगभग 1900 पोस्टों में से मुझे एक सीट मिली है, वो भी रिजर्व। कितने बच्चों ने एग्जाम दिया होगा? कहाँ 1900, कहाँ पीएच कैंडिडेट? तो ये वहम निकाल दो। दूसरा, उनको क्या लगता है कि हम है ना इंटेलिजेंट स्क्राइब ले जाएंगे और उससे पेपर करवा लेंगे, कोई फायदा नहीं है, गलती मत कर लेना, जिंदगी बर्बाद कर बैठोगे अपनी। ठीक है, उसके बाद में उनको ये मन में था कि ये तो इंटेलिजेंट स्क्राइब ले जाते हैं, नहीं लेके जाते, नहीं लेके जाते, नहीं लेके जाते, दिमाग खुद का यूज करते हैं वो। ठीक है, नॉर्मल से ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है उनको। ठीक है, कभी कहानी सबकी होती है, किसी की अधूरी तो किसी की पूरी। कभी हमारी कहानी पूरी हुई तो हम भी आपके साथ पूरी कहानी शेयर करेंगे, क्या क्या। चलिए, इतनी बात आई समझ में? तो आप 2 तरीके से स्क्राइब को लेके जा सकते हो। ये सारी आपकी गाइडलाइंस है, इसको स्पेशल ध्यान में रखें। और आपका रोल नंबर आता है तो उसकी गाइडलाइन जरूर पढ़ के जाए, उसके जो आपके इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो आपको
जरूर पढ़ के जाने होते हैं कि क्या इंस्ट्रक्शंस है हमारे लिए, क्या इंस्ट्रक्शंस नहीं है, और सारी चीजों का आरामदारी से अपना पेपर करके आइए अच्छे से। ऑल द बेस्ट। ठीक है, ये थी आपकी इंपॉर्टेंट बातें। अब थोड़ी सी इसी पर चर्चा कर लेते हैं। ये तो रेलवे से संबंधित थी। अब राजस्थान की जो वैकेंसियां उस पर भी थोड़ी बात कर ही लेते हैं। राजस्थान की वैकेंसियों में यानी कि स्टेट की वैकेंसियों में क्या सीन होता है उस पर भी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। उसमें भी सेम प्रोसीजर है, उसमें भी सेम प्रोसीजर है, बस आपको 2 दिन सेंटर पर पहले बताना होता है। जो आपका एग्जाम सेंटर है वहां पर आप 2 दिन पहले जाइए या 1 दिन पहले जाइए, जाकर बता दीजिए कि मैं स्क्राइब खुद लेके आया हूं, ये मेरा स्क्राइब है, ये उसका डाटा है। वो आपको देख लेंगे कि ये आपके लिए एलिजिबल है या नहीं है, तो वो आपको बता, अगर एलिजिबल होगा तो उसको ओके कर देंगे, डॉक्यूमेंट रख के सबमिट करके सारा आपका काम हो जाएगा। अगर एलिजिबल नहीं है तो आप उनको बोल दें कि आप हमें अपने सेंटर से प्रोवाइड करवा दें, वो आपको अपने सेंटर से प्रोवाइड करवा देंगे। ऑन द स्पॉट आप जाके मांगते हो तो कुछ सेंटर वाले दे देते हैं और कुछ सेंटर वाले नहीं देते। ठीक है, तो इसका थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना पड़ता है। चलिए, उम्मीद करता हूं ये आपको बहुत ही प्यारी सी जानकारी अच्छी लगी होगी, और जो पीएच कैंडिडेट हैं उनके लिए स्पेशली ये जानकारी है। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को करें सब्सक्राइब। मिलते हैं नई वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक आप सभी का धन्यवाद।